तो दोस्तों किसी भी कॉल पर जाने से पहले सबसे पहले मैं अपना बैग चेक करता हूँ, क्या मेरे पास उस फॉल्ट फाइंडिंग के अनुसार टूल्स हैं। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। किसी भी आप दूर दराज वाली कॉल पर जाएं तो आपके पास वो संबंधित टूल अवश्य होना चाहिए जो फॉल्ट हमारे उस कोल्ड चेन में आया हुआ है या फिर आपके फ्रिज या डिफ्यूज़र में आया हुआ है। तो मेरे पास मल्टीमीटर भी है, डिजिटल मल्टीमीटर है, क्लैम्प मीटर भी है, प्लायर भी है, मेरे पास स्क्रू ड्राइवर भी है, कटर भी है, आयरन भी है और सोल्डर भी है, पेस्ट भी है मेरे पास। लगभग वो तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कोल्ड चेन ब्रेक क्या होता है और उसमें हमारे क्या क्या उपकरण आते हैं कोल्ड चेन ब्रेक होने के मध्य में। तो मेरे साथ बने रहिएगा, लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी एक साइड पर। और हाँ, मैं इसे कभी भी लेना नहीं भूलता, इसे मैं अपने टूल बैग में हमेशा रखता हूँ। मेरी पानी की बोतल ये मेरे टूल बैग में हमेशा रहती है और आपके पास रहना चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर। अभी मैं अपने डेस्टिनेशन के आधे रास्ते पर पहुंच चुका हूं। काफ़ी सुहावना मौसम हो चुका है, अभी हल्की हल्की धूप निकलना शुरू हो गई है। तो हमने वो सभी टूल्स ले लिए जो मेरे को यहाँ की फॉल्ट फाइंडिंग करने के दौरान चाहिए, और आपके पास भी ऐसा ही होना चाहिए। जिस भी कंप्लेंट पर आप जाएँ, कॉल पर जाएँ, तो आपके पास वो सभी टूल्स होने चाहिए जो उस फॉल्ट से संबंधित हों। मैं आपको बताऊंगा कि हमारे प्रोफेशन में कोल्ड चेन ब्रेकडाउन क्या होता है। एक तो आपको यह जान लेना चाहिए कि हर प्रोफेशन में एक कोल्ड चेन होती है, यानी कि खाद्य पदार्थ में कोल्ड चेन होती है। इसी प्रकार हमारी वैक्सीनेशन में ये कोल्ड चेन है जो हम +2 से +8 के बीच में मेंटेन रखते हैं हर हालात में। और अगर वो तापमान हम मेंटेन नहीं कर पाए 2 से 8 का, उससे ऊपर तापमान चला गया फिर नीचे चला गया, तो वो कोल्ड चेन ब्रेक हो जाती है। और उसी को ब्रेकिंग से बचाने के लिए हमें हर टाइम पर मुस्तैद रहना पड़ता है और उसे ठीक करना पड़ता है। तो आज सुबह मेरे पास फ़ोन आया था कि हमारी कोल्ड चेन के दोनों स्टेबलाइजर ख़राब हो गए हैं और उन्हीं स्टेबलाइजर को मैं रिपेयर करने जा रहा हूँ। पॉसिबल होगा तो मैं उसी साइड पर रिपेयर करूँगा, और अगर फॉल्ट ज़्यादा हुआ तो मैं उसे अपने साथ लेकर आऊँगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो दोस्तों ये हमारा कोल्ड चेन पॉइंट होता है। अभी लाइट नहीं है यहाँ पर, दोनों मेरे उपकरण बंद हैं। डाटा लॉगर चल रहा है, उसमें तापमान दिखाता रहेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको तापमान दिखाने की। इसको थोड़ा जोर के दबाना होगा। इसकी भी लगता है दोस्तों बैटरी लो हो चुकी है। मैं देखता हूँ नज़दीक से, देखिए बैटरी लो हो चुकी है इसकी भी, इसलिए अब इसमें लाइट नहीं आएगी। शायद लाइट काफ़ी देर की गई हुई है। अब हम इसके अंदर के तापमान को चेक करेंगे कि वो तापमान, मैंने टॉर्च ऑन कर दी है। इसी में हमारी सभी वैक्सीन रखी होती है और इसी का जो तापमान है वो हमें ब्रेक नहीं होने देता है। इसी को हम ब्रेकडाउन कहते हैं, लेकिन हम ब्रेकडाउन होने नहीं देते। देखिए हमारा तापमान अभी, आप लाल रंग की सुई देख सकते हैं इस हरे से निशान पर, ये 2 से 8 का साइन है, और ये जो बीच में पारा दौड़ रहा है इसी को हम जजमेंट करते हैं। अभी मैंने इसे खोल दिया है, अभी ये 4 पर पहुंच चुका है। लगभग 3 का तापमान इसका था, 2 से 8 ही हमें मेंटेन करना होता है, और इसलिए हम इसे हैंग करके रखते हैं, ज़्यादा देर इसको खोलते नहीं है। इसमें हमारी सभी वैक्सीन रखी है, आप देख सकते हैं DPT है, IPV है, पेंटा है, टोटली जितनी भी वैक्सीन होती है
इंक्लूड कोरोना वायरस वाली, आप देख सकते हैं कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, दोनों इसमें रखी हुई हैं। सभी वैक्सीन सेफ़ हैं, तापमान सेफ़ है। अभी लाइट नहीं है, डिस्प्ले पे कोई भी चीज़ आपको नहीं दिखाई दे रही। ये मेरा कोल्ड चेन रूम है, आप देख सकते हैं, फैन चल रहा है। तो अभी आप जो पीछे 2 स्टेबलाइज़र देख रहे हैं, वही स्टेबलाइज़र मेरे ख़राब हो गए हैं, शायद कोई लाइट ज़्यादा आने की वजह से, क्योंकि बारिश का मौसम है और लाइट कई बार ज़्यादा आ जाती है। तो उन्हीं को मैं चेक करूँगा, लेकिन मेरे को इंतज़ार करना होगा लाइट आने तक का। वैसे इनके पीछे एक एमसीबी होती है, कई बार वो एमसीबी गिर जाती है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम पीछे की एमसीबी को चेक करते हैं। एमसीबी ट्रिप हो चुकी है, ये देखिए, ये आपको ऊपर अवश्य दिखाई देगी, लेकिन दोस्तों ये क्या है कि ट्रिप हो गई है, क्योंकि जब आप इसे महसूस करोगे तो आपको पता लगेगा। ये देखिए बिल्कुल फरी है, आप हाथ से इसे महसूस करके जान सकते हैं। और अगर देखेंगे तो ये ऊपर आपको ऑन की स्थिति में दिखाई देगी, लेकिन ये ऑफ हो चुकी है। अभी मैं इसको नीचे डालकर दोबारा इसको ऊपर करूँगा, तभी ये अपना काम कर पाएगी। देखिए अब मैंने इसको डाल दिया, अब मैं जब इसको ऊपर चलाऊँगा तो ये फोर्स के साथ ऊपर जाएगी, तो इसका मतलब कि ये अपना काम ठीक कर रही है। ये देखिए अब भी फ्री हो गई है, ये अब भी फ्री है। ये इसका मतलब कि मेरी एमसीबी के ख़राब होने के चांस बढ़ चुके हैं। ये जो कट की आवाज़ आती है और ये फ्री हो जाती है, इसका मतलब ये काम नहीं कर पा रही प्रॉपर तरीके से। मैं इसको ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आप टेक्नीशियन हैं, आप समझ सकते हैं कि हाँ अभी इसमें क्या फ़ॉल्ट है, लेकिन लाइट आने के बाद ही ये कन्फर्म हो पाएगा। मैं इसकी एमसीबी को शायद डेड करने की कोशिश करूँगा। एक बार देखता हूँ डायरेक्ट करके, क्योंकि एमसीबी मेरे पास नहीं है। 6 एम्पेयर की एमसीबी इसके अंदर लगती है। कन्फर्म है एमसीबी ख़राब है। फिर भी लाइट आने के बाद मैं एक बार चेक करूँगा कहीं इसकी रिले चिपक तो नहीं गई, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि बारिश के मौसम में जो हमारे स्टेबलाइज़र होते हैं उनके अंदर मॉइस्चर आ जाने से क्या होता है कि वो रिले ना चिपकी हुई रह जाती है। उससे क्या होता है कि हाई वोल्टेज आना शुरू हो जाता है, या फिर वो स्टेप डाउन नहीं करता, स्टेप अप नहीं करता। और ये अक्सर बारिश के मौसम में होता है। और ख़ासकर हमारी जो रिले हैं हमारे डिफ्यूज़र की, वो भी इस मौसम में, कैपेसिटर इस मौसम में ख़राब होते हैं, क्योंकि मॉइस्चर और नमी आ गई। लाइट दोस्तों, लाइट का टेम्परेचर दिखा रहा है। अभी मैं कोशिश करता हूँ स्टेबलाइज़र को चलाने की। ये पॉइंट है, देखिए मैंने इसे ऑन कर दिया है। मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा दोस्तों। आज मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ जो एक दोस्त ने बताया था, मैं आपको उसका नाम भी बताऊंगा। कि अगर आपको यह देखना है कि आपके उपकरण में या फिर आपके स्टेबलाइजर में करंट है, तो आप एक तरीका अप्लाई कर सकते हैं। मेरे को ये तरीका काफ़ी पसंद आया जो उस भाई ने बताया, उसका नाम भी मैं आपको बताऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों वो हरचरण सिंह जी थे, उन्होंने एक तरीका बताया था कि अगर आपके उपकरण में करंट है तो आप उसे कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि इस विषय पर मैंने एक वीडियो बनाया था और उसी वीडियो में उन्होंने कमेंट के द्वारा ये बातें बताई थी। तो मैं वही तरीका अप्लाई कर रहा हूँ। बाय द वे शायद मेरे इस स्टेबलाइजर में करंट ना हो। तो दोस्तों उन्होंने जो तरीका बताया था वो ये बताया था कि आप मल्टीमीटर लीजिए, उसको AC वाले मोड पर रखिए और उसकी एक पिन को आपको उस उपकरण पर लगाना है। मान लीजिए मेरे को अभी स्टेबलाइज़र पर करंट चेक करना है कि यह करंट इसका इतना लेवल का तो नहीं है कि ये मेरे को शॉक लगाए। टेस्टर से मैं चेक कर लूँगा, टेस्टर बोल जाएगा, वो हल्के करंट में ही बोल जाएगा, क्योंकि बारिश का मौसम है जैसे टेस्टर बोल जाएगा। लेकिन उन्होंने तरीका बताया कि आप एक पिन किसी भी जिस उपकरण पर आप करंट चेक कर रहे हैं उस पर लगा दीजिए। थोड़ा आपको अच्छा प्रेशर देकर लगाना होगा ताकि इनका कॉन्टैक्ट बन पाए इस स्क्रू का, क्योंकि इस पर पेंट नहीं है। पेंट वाली जगह पर लगाओगे तो वो कॉन्टैक्ट नहीं बन पाता। तो एक हमें इस स्क्रू पर लगाना है पिन को, और जो दूसरी पिन है हमारी वो हमें ग्राउंड करनी है। अब ग्राउंड ये तो आप अगर नीचे कच्चा फर्श है या पक्का है वो आपको देखना है। मैं तो दीवार पर ही कर सकता हूँ, अगर इतने ऊपर स्टेबलाइजर चेक करूँगा, नहीं तो स्टेबलाइजर को नीचे लेके आना पड़ेगा। उसे हमें ग्राउंड करना है ताकि हमारा दूसरी पिन का कॉन्टैक्ट हमारी धरती से हो जाए पूरी अच्छी तरह से।
और जब दोनों पिनों को हम अच्छी तरह से लगा लेंगे, एक पिन को हमें यहाँ लगाना है स्क्रू पे उस उपकरण के बॉडी पर, और एक हमें लगाना है ग्राउंड। आप ग्राउंड कीजिए अच्छी तरह से, और फिर आप यहाँ पर अपनी रीडिंग चेक कीजिए। अगर यहाँ रीडिंग 50 से ऊपर आती है तो वो उपकरण आपको झटका लगा सकता है, यानी कि उसमें करंट कुछ ज़्यादा है। अगर 50 से नीचे होगी तो वो झटका आपको ना लगे। वैसे मैंने इसको कभी आजमाया नहीं है, हर्षवर्धन जी ने बताया था। आगे कोई भी अगर ऐसा उपकरण आएगा तो मैं इस तरीके को उस पर आजमाऊँगा। अभी मैंने ऑन कर दिया स्टेबलाइज़र को, एमसीबी को मैं ऊपर करके देख रहा हूँ। एमसीबी मैंने ऊपर की लेकिन लाइट नहीं आई, क्योंकि वो ऊपर नहीं हो पा रही पूरी तरह से। अभी मैं क्या करूँगा, इसको खोलूँगा और इसकी एमसीबी को डायरेक्ट करके देखूँगा। अगर ये आउटपुट सही निकालता होगा तो हमें एमसीबी बदल कर इसे ठीक कर देंगे, और अगर आउटपुट नहीं निकालता होगा तो हमें इसे लेके जाना होगा। तो दोस्तों, आपने उस तरीके के बारे में जाना जो हरचंद जी ने बताया था आपको, हमें सभी को। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपना तजुर्बा शेयर करें, शायद आपको उसके बारे में अच्छी तरह से पता हो और आपका तरीका भी कुछ अलग हो। तो अब मैं स्टेबलाइज़र को खोलूँगा और उसे डायरेक्ट करने के बाद चेक करूँगा। स्टेबलाइज़र को मैंने खोल दिया है। अब मैं इस एमसीबी को डायरेक्ट करूँगा। इसकी ये एक वायर निकाल कर नीचे वाली इसको ऊपर ही लगा दूँगा। एमसीबी को खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये दोस्तों हमारा जो स्टेबलाइज़र होता है ये सर्वोकोन टाइप का होता है, यानी कि इसके अंदर हाई कट, लो कट और टाइमर ये सब सुविधाएं होती हैं, ताकि हमारे उपकरण को सेफ रखा जा सके किसी भी कीमत पर। और इसलिए हमारे इस प्रोफेशन में इन्हीं स्टेबलाइज़रों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले हमारे पास एक दूसरा स्टेबलाइज़र आता था, जिसके जो चाइनीज होता था उसके ऊपर एक कार्बन स्लाइड करता था, और उसी से वो अपनी लाइट को कम या ज़्यादा करता था, और हाई कट, लो कट भी उसके अंदर था। लेकिन वो हमारे यहाँ की जो वोल्टेज है उसके अनुरूप वो सक्सेस नहीं हो पाया जाता। वो शहरों में ज़्यादा सक्सेस थे, गाँवों में कम थे। और जो ये रीले है ये थोड़ी काफ़ी ज़्यादा चलती है, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर जाने की संभावनाएं कम होती हैं। जो रीले दूसरी होती है उनमें मॉइस्चर चला जाता है, और जिससे बारिश के मौसम में अक्सर ये फॉल्ट इसमें आते रहते हैं। तो अब मैं एमसीबी को खोलूँगा यहाँ से, और एमसीबी की जो नीचे वाली वायर है उसको निकाल कर इसको मैं डायरेक्ट कर दूँगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया ये हमारी कोल्ड चेन होती है, और हमें हर हालत में इसका तापमान +2 से +8 के बीच में रखना है, ताकि हमारी जो वैक्सीन अभी मैंने आपको दिखाई थी वो सेफ़ रह सके। क्योंकि दोस्तों हमारी सरकारें इस विषय पर काफ़ी गंभीर होती हैं, और उनकी हर हाल में यह कोशिश होती है कि हमारी जो वैक्सीन हमारे इन उपकरणों में रखी है वो उनका तापमान सेफ़ बना रहे, ताकि हमें, आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को एक उच्च गुणवत्ता वाली वैक्सीन लगे। क्योंकि अगर उसका तापमान 2 से नीचे चला जाएगा काफ़ी देर के लिए, या ऊपर चला जाएगा, तो उसकी जो गुणवत्ता है वैक्सीन की दोस्तों वो ख़राब हो जाती है। मेरे को एक हाथ और लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा विराम दूंगा। तो अभी मैंने ना इस एमसीबी को डायरेक्ट कर दिया। इसकी जो नीचे वायर थी वो मैंने ऊपर लगा दी है, और पूरी मजबूती से। दोस्तों, जब कभी भी आप किसी भी एमसीबी को बाईपास करें, किसी भी उपकरण में हो या कहीं भी हो, तो उसमें एक रिस्क की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि जो ये एमसीबी लगाई है इस स्टेबलाइज़र को सेफ रखने के लिए, और कोई भी शॉर्ट सर्किट ओवरलोड से होने के लिए ये लगाई जाती है, ताकि ये ब्रेक हो जाए, या फिर ये ख़राब भी हो जाती है कई बार ज़्यादा फॉल्ट आने से। तो अब मैं इसे चेक करूँगा, लेकिन ये एक थोड़ा सा रिस्की तरीका हो सकता है, इसलिए इसको आप बड़ी सावधानी से चेक करें। और हो सके तो आप इसको अपने वर्कशॉप पर ही लेकर चेक करें। मेरी मजबूरी है कि मेरे को यहीं चेक करना होगा, क्योंकि वर्कशॉप काफ़ी दूर है, और कोल्ड चेन को गैस स्टेबलाइज़र की चलाना हमारे गाइडलाइन में नहीं है। कोशिश होती है कि स्टेबलाइज़र के द्वारा ही हम हमारी कोल्ड चेन को चलाएं। तो मैं एक रिस्क लूँगा, लेकिन उसको भी एक तरीके से ही लेंगे। हम इसको जोड़ेंगे। मैं देख चुका हूँ कि पीछे मेरी फिटिंग में एमसीबी एक और लगी हुई है, इसलिए मैं ये रिस्क ले सकता हूँ। आप भी जब भी ये रिस्क लें जब आपके पीछे लाइन में कोई एमसीबी अलग से और लगी हो। बटन को बंद करना होगा।
और अब मैं इस बटन को दबाऊंगा, लेकिन आपको अपना एक हाथ बटन पर ही रखना होगा। आपको जैसे ही ये लगे कि प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आपको स्विच ऑफ करना होगा और आप इसको आउटपुट पर रखें। वैसे इसमें टाइमर है, शायद मेरे को एक बार यहाँ आना पड़ा था दोबारा, और मैं अभी बटन दबाऊंगा। कोई सप्लाई नहीं है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। मैंने एमसीबी को डायरेक्ट कर दिया है, लेकिन कोई भी सप्लाई इसके अंदर नहीं है। शायद इसमें और प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसका शायद ट्रांसफार्मर भी उड़ सकता है। मैं दोबारा से दूसरा प्लग चेंज करके देखूंगा। मैंने ये निकाल दिया है, शायद वो स्विच ख़राब हो गया हो। देखिए ये भी मैंने पुश कर दिया है, लेकिन कोई सप्लाई नहीं है, यानी कि स्टेबलाइज़र मेरा पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। स्टेबलाइज़र भी ख़राब और मेरी एमसीबी भी ख़राब। ILR को कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये सेफ़ है, क्योंकि अभी जो आप वो लाल वाली बत्ती देख रहे हैं वो कंटिन्यू जली हुई है। अगर वो ब्लिंक करती तो वो स्टैंड बाई में होता, और मेरा ILR अभी चल रहा है। मैं इसका एक बार तापमान देख लेता हूँ कितने पे है। शायद ये इसका बटन है, काम नहीं कर रहा। दोस्तों कीपैड वाले में एक समस्या खासकर आती है, जो सब जीरो के ये SZ7569E है, इसका जो कीपैड है वो ख़राब हो जाता है और हमें कुछ सेटिंग दोबारा से करनी पड़ती है, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो अब मैं इसको निकालूंगा। मेरा स्टेबलाइजर ख़राब हो चुका है, मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा और इसको दोबारा से बनवाएंगे, ताकि हमारी कोल्ड चेन का कार्य चार रूप से चलता रहे। इन परिस्थितियों में हम कोल्ड चेन को ऐसे ही चलाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि दूसरा स्टेबलाइजर लाकर यहाँ पर रख दूँ। तो दोस्तों आपने देखा मेरे कार्य को, हमारे कोल्ड चेन में ब्रेकडाउन क्या होती है और उसे टाइम पर ठीक करना क्यों ज़रूरी होता है। आगे भी मैं आपको बताऊंगा कोल्ड चेन के बारे में। काफ़ी बातें हैं, ढेर सारी बातें जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चों को भी जो वैक्सीन लगती है वो इसी कोल्ड चेन के द्वारा ही लगती है। और कोल्ड चेन का सीधा अर्थ होता है जहाँ से वैक्सीन का बनना शुरू होता है और जहाँ पर बच्चे को वैक्सीन लगती है वहाँ तक 2 से 8 के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना। तो दोस्तों अब मैं इन सुंदर नज़ारों के साथ और एक सवाल के साथ इस वीडियो को संपूर्ण करना चाहता हूँ। सवाल मेरा यह है कि आप अपने आसपास किन चीज़ों को कम कीमत की समझते हो, इसके बारे में मेरे को आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और उसका एक्सप्लेन मैं आगे आने वाली वीडियो में करूंगा। और उस वीडियो में मैं आपको एक रेफ्रिजरेशन के महत्वपूर्ण टूल के बारे में भी बताऊंगा, और साथ साथ हम इस विचार पर भी बातें करेंगे। मेरी छोटी सी कोशिश थी कि मैं आपको कोल्ड चेन ब्रेकडाउन क्या होती है उसके बारे में बता पाऊँ। और दोस्तों इसका काफ़ी महत्व है हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है वैक्सीनेशन की कोल्ड चेन। क्योंकि दोस्तों अगर कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होगी तो वैक्सीनेट होने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध पा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।